करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रस्से के आवाजात पत्थर पर पड़ते निशान। प्यारे बच्चों, आज 11वीं की कक्षा के चौथे चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इस कक्षा में अटेंड करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि शुरू में मैंने पद्य में कहा, करत करत अभ्यास के बार बार अभ्यास करने से आदमी बहुत कुछ सीख जाता है। जैसे पत्थर पर बार बार रस्सी आने जाने से भी उस पर चिन्ह हो जाते हैं, निशान हो जाते हैं। पत्थर बड़ा कठोर होता है जबकि रस्सी बड़ी नरम है। उसी प्रकार यदि हम बार बार अभ्यास करेंगे तो कठिन से कठिन काम में हम सरलता से सीख जाएंगे। जैसे कि आपने पहले भी सुना है कि एक अंग्रेजी शब्द है इम्पॉसिबल, जिसकी यदि हम छंदी से देख रहे हैं तो बनता है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल शब्द का अर्थ है असंभव और आई एम पॉसिबल का अर्थ है मैं संभव हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी कार्य असंभव नहीं होता यदि आदमी ठान ले। यदि आदमी मन में ठान ले सब काम हो जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आज लेके चलता हूं अपनी +1 की कक्षा के चौथे चैप्टर में। आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण का टॉपिक है चर की अवधारणा। टॉपिक छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है और समझने वाला भी है, क्योंकि चर की आवश्यकता में यहां बार बार पड़ेगी। तो चर है क्या? तो सबसे पहले चर को समझिए। किसी तथ्य, कोई भी तथ्य है कि वह विशेषता या प्रक्रिया जिसे हम संख्या के रूप में, इस बात पर जोर देना अपने, संख्या के रूप में, कोई भी तथ्य है संख्या के रूप में। तथ्य आपको बहुत से मिलेंगे। जैसे मैं कहूं 4, ये 4 ये भी तथ्य है, ये 4 ये भी तथ्य है, लेकिन ये संख्या में नहीं है, ये संख्या में है। तो ये यही कहता है कि बात किसी भी तथ्य की वह विशेषता, इसकी विशेषता है, क्या विशेषता है कि ये संख्या में है, कि वह जिसे संख्या के रूप में रखा जाता है, मापा जाता है, वह चर कहलाती है। मेरे ख्याल में आराम से समझ में आ गया होगा आपको। वे तथ्य हैं जिनको हम संख्या में लिखते हैं चर कहलाते हैं, जिनको हम संख्या में लिखकर शब्दों में लिखते हैं वो चर नहीं कहलाते, वह चर कहलाते हैं। हम दोबारा से देख लेते हैं। उस मात्रा से है चर, हमारा उस मात्रा से है जिसके परिवर्तन होते रहते हैं। सेम संख्या नहीं होकर के, बल्कि संख्या बदलती रहती है, उसके आंकड़े बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं और उसको इकाई में मापा जाता है। दो विशेषता हुई। नंबर 1 तो उनमें परिवर्तन होते रहते हैं, ऐसे तथ्य हैं, लेकिन उनको इकाई में भी मापा जाता है, संख्या में मापा जाता है। जैसे कि 15, 20, 25, 30, यदि इनको हम अंकों में लिख दे तो वो चर है, यदि इसे अंकों में नहीं लिखे तो वो चर नहीं है। जैसे कि यहाँ मैं बात करूं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 19, 40 ये हैं, ये सारे क्या है? चर है, क्योंकि इनको हम संख्या में माप रहे हैं। यदि इनको मैं ऐसे लिखूं 1, 2, 3, तो ये आपके चर नहीं है, क्योंकि इनको हमने संख्यात्मक रूप नहीं दिया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, संख्या के रूप में होने चाहिए, इकाई में मापा जाना चाहिए, वे कहलाएंगे। उदाहरण के लिए, जैसे आपके 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, उनका वजन माप रहे हैं। किसी का 15 किलो है, किसी का 20 किलो है, किसी का 40 किलो है, किसी का कितना है, वो सारे वजन है, वो सारी संख्या है वजनों की, वो चर कहलाएंगे। जो वजनों की संख्या है अंकों में है, वो सारी चर कहलाएंगे। अब आगे चर होते कितने प्रकार के हैं? चर सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो परिवर्तन, संख्यात्मक परिवर्तन है आंकड़ों में, वे चर कहलाएंगे। दूसरा, ये 2 प्रकार के होते हैं, विविक्त या खंडित चर, जिसका हम डिस्क्रीट भी बोल देते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल, कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ही तो पढ़ रहे हैं ना। जो आज हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, चर की अवधारणा। चर को अंग्रेजी में वेरिएबल बोल देते हैं। वेरिएबल
डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से होते हैं? विविक्त चर भी कह देते हैं, खंडित चर भी, या डिस्क्रीट वेरिएबल इंग्लिश में बोल देते हैं, जो निश्चित मात्रा में परंतु भिन्नात्मक नहीं होते। निश्चित मात्रा में है लेकिन भिन्नात्मक का मतलब यहाँ अंतर भिन्न, अलग अलग नहीं, भिन्नों में, टुकड़ों में, अंशों में नहीं होते। जैसे 1 से 1/2 या 1.5 इस प्रकार नहीं होते। मेरी बात समझ में आ रहे होंगे? ये कंटिन्यू, जैसे 1, 2, 3 पूरे अंक होते हैं, पूर्णांक। जो विविक्त या खंडित चर है वो पूर्णांकों में होते हैं, जिसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा। दूसरा है सतत या अखंडित चर। सतत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू, जैसे इसको इंग्लिश में कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि लगातार होते हैं। सतत का मतलब भी कंटिन्यूटी होता है, लगातार। अखंडित जो खंडों में, टुकड़ों में अलग अलग नहीं बटे हुए हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या पड़ेगी? निश्चित सीमाओं के अंदर कोई भी मूल्य हो सकता है। जैसे मैं कहूं 5 से 10, तो 5 से 10 का मतलब है, और 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। 5 से 10 का बीच का मतलब है उसके बीच की कोई भी संख्या। या ये कहेंगे जैसे कि इनके बीच में कोई अंतर नहीं होता, जैसे कि 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 5 इंच, इनके बीच में कोई अंतर नहीं है, कंटिन्यू है। कंटिन्यू होने के कारण ही इसको कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। तो बेटा ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल का अंतर होना चाहिए आपको। फिर एक बार बता देता हूं, जो खंडित होते हैं वे भिन्नात्मक नहीं होते, पूर्णांक होते हैं। और जो अखंडित होते हैं वे कंटिन्यूअस होते हैं, भिन्नात्मक में भी हो सकते हैं, वर्गांतर भी हो सकते हैं। उनके अंदर भिन्नों के रूप में हो सकते हैं, वर्गांतर के रूप में हो सकते हैं, जैसे 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार भी वेरिएबल जो कंटिन्यू वेरिएबल मिल सकते हैं आपको। इसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक भी है, क्या गुण और चर में कोई अंतर है? आंकड़े गुणात्मक भी होते हैं, चरात्मक भी होते हैं। यदि हम ये कहें कि मेरे सिर के बाल काले हो रहे हैं, तो ये गुण तो है लेकिन चर नहीं है, क्योंकि गुणों को हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय के हिसाब से बांटते हैं। जैसे एक बहुत, यदि हम क्लास में बच्चे फर्स्ट आए तो हम कहेंगे उसको प्रथम बच्चा, द्वितीय बच्चा, तृतीय बच्चा, उसकी विशेषता के आधार पर हम या उत्तम, अति उत्तम कह सकते हैं। लेकिन ये वेरिएबल नहीं है, चर नहीं है। क्यों नहीं है चर? क्योंकि इनमें संख्यात्मक नहीं है। यदि हम इनको ऐसे लिखें कि 1, 2, 3, 4, 5 या 3.5, 2.3, तो वो वेरिएबल है। या छोटी सी बात ध्यान देने वाली यही बात है कि गुणों में और चरों में क्या अंतर है। जो गुणात्मक होते हैं, संख्या में होते हैं, उनको हम चर बोल देते हैं, और जो संख्यात्मक गुण नहीं है उनको गुण बोलते हैं। जैसे कहें वो उत्तम है, अति उत्तम है, ये गुणात्मक है, पहला दूसरा गुणात्मक है। यदि हम उनको लिख देते हैं 1, 2, 3, 4 या 20, 50, 60 जो भी है संख्या में लिख देते हैं, फिर हमारे चर है। तो मेरे ख्याल में आपको चर की संख्या अच्छे से समझ में आई गुणों की। इसके साथ ही चर है वे 3 प्रकार के हो सकते हैं, 3 तरह से। एक तो होते एक चर, जैसे एक चर वाला जिसमें एक ही प्रकार के संख्यात्मक आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि एक ही परिवार के आय संबंधी आंकड़े। इसमें सिर्फ आय के हैं, इसको हम एक चर कहेंगे। द्विचर उसको कहते हैं उसी एक परिवार में आय भी और व्यय भी, दोनों आंकड़े, आय के भी और व्यय के भी, तो ये द्विचर कहलाएंगे। एक होता है बहुचर। बहुचर क्या होता है? जो 2 से फालतू वाले विशेषताओं को दर्शाते हो, 2 से अधिक, 3, 4, 5, 6 जो भी है, इस प्रकार की। जैसे कि आय संबंधी भी आंकड़े हैं,
व्यय संबंधी भी, शिक्षा संबंधी भी और स्वास्थ्य संबंधी भी उसी परिवार के आंकड़े यदि हम 4 प्रकार से करते हैं तो बहुचर कहलाएगा। इसके साथ हमारा एक और शुद्ध आंकड़े। शुद्ध आंकड़े क्या होते हैं? शुद्ध आंकड़े किसको बोलते हैं? रॉ डाटा। रॉ डाटा वो होते हैं जो अनुसंधानकर्ता आंकड़े एकत्रित करते समय इकट्ठे करता है। अनुसंधानकर्ता जहां अनुसंधान करते समय अनुसंधान के समय जो आंकड़े एकत्रित करता है, जिन्हें अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के दौरान ही एकत्रित करता है, वे आंकड़े कहलाते हैं। जैसे हम 11वीं क्लास के आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, पहला बच्चे के 30 अंक हैं, दूसरे के 20 हैं, तीसरे के 40 हैं, 50 हैं, अगले के 60 हैं, 70 हैं, 80 है, या फिर उसके फिर अगले के 30 आगे, उससे आगे 50 आगे, उससे आगे 30 आगे, 20 आगे, 30 आगे, 40 आगे, 70 आगे। इस प्रकार जो आंकड़े हैं इनको हमने कोई सीरीज में किसी प्रकार ने इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया। जो हम बच्चे का 11वीं क्लास में गए और पहले बच्चे से पूछा उसके कितने अंक मिले, दूसरे कितने, तीसरे चौथे कितने, इस प्रकार से हम पूछते गए और उनको लिखते गए। तो इनको हम बोलते हैं शुद्ध आंकड़े। शुद्ध आंकड़े या रॉ डाटा बोल देते हैं। तो इस प्रकार आज आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण के अंदर आपकी चर अवधारणा टॉपिक के ऊपर ही चर्चा थी, उससे संबंधित हमने बातें की। तो बड़े इजीली मेरे ख्याल में आसानी से आप लोगों को समझ में आया भी होगा। इसी प्रकार आप इकोनॉमिक्स की क्लास को अटेंड करते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि करता अभ्यास के जुड़मती होत सुजान रसरी के आवाजात पत्थर पर पड़ते निशान। धन्यवाद।